हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज हम बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी उसको कंप्लीट करेंगे। हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको वो किस तरह से कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को मार्केट में, कौन कौन से जर्नल और सिलेक्टिव मेथड्स हैं उसके वो डिस्कस किए थे हमने। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं जो वो भी डिस्कस की थी हमने। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दिया है कि कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करें मॉनेटरी पॉलिसी को, क्या उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं जो रही हैं जिनके कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, या फिर हमसे सुजेशंस पूछता है कि जो कमियां रह गई हैं, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कंट्रोल कर पा रही आरबीआई उसके थ्रू मनी सप्लाई को, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए सुजेशंस भी मांग सकता है। तो वो दोनों आज हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे। फर्स्ट आपके पास है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसमें फर्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। हमने दो बातें डिस्कस की थी कि दो तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं, एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, एक फिजिकल पॉलिसी बनती है। फिजिकल पॉलिसी में हमने कहा था कि बजट है जो गवर्नमेंट देती है कि क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में, उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो जो दोनों पॉलिसीज़ बन रही हैं बेटा, दोनों में ही बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है जो नहीं क्रिएट हो रहा। जो इम्बैलेंस है दोनों के बीच में, जो इम्बैलेंस मार्केट में चल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड है जो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है, उसका मेन कारण यही है कि दोनों पॉलिसी की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण इंस्टेबिलिटी है जो इकोनॉमिक कंडीशंस में बनी रहती है। एवरी ईयर जब भी फिजिकल पॉलिसी जो बनती है तो बजटरी डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो डेफिसिट जो हुआ है उसको भरने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बना देते हैं, इनफेक्टिव बना देते हैं। तो बजट में जो डेफिसिट्स आया है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की ज़रूरत है, तो वो सारी को वो नए नोट जो है प्रिंट करके उसको फुलफ़िल कर लेते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो कंट्रोल है वो इनफेक्टिव हो जाता है। तो फर्स्ट जो रीज़न है दैट इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। सेकंड आपके पास है बेटा इम्पैक्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। तो जो भी मार्केट जिसकी कैपिटल मार्केट कंट्री की डेवलप्ड होगी, तो वहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से चलाई जा सकती है एज़ कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। तो हमें पता है कि हमारी इंडिया की जो इकॉनमी है वो कैपिटल मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है, तो उसकी अंडर डेवलप होने के कारण कैपिटल मार्केट के तो जो क्रेडिट है वो बेसिकली जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो इनएफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्केट है वो भी एक नेगेटिव रोल प्ले करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को सही से ऑपरेट होने नहीं देती। थर्ड आपके पास है इंक्रीजिंग बजटरी डेफिसिट्स। जो लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट है वो हर साल पहले से इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो बजटरी डेफिसिट जब इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो बजट में से डेफिसिट आता जा रहा है, तो मॉनेटरी खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो उस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनफेक्टिव हो जाती है। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग जब भी हम करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग को, तो इकॉनमी है जो उसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, मतलब इन्फ्लेशन आएगी, प्राइजेस राइज होंगे जब भी हम बजटरी डेफिसिट को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है उसका बेसिक क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव के मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो उसको रिड्यूस करना। तो विदाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन है, तो वो जब बजटरी डेफिसिट ज़्यादा होता है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उससे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। नेक्स्ट आपके पास है बेटा इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बोरिंग्स। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग जो है वो भी रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिव या इनफेक्टिव होने में। जो आरबीआई है वो ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है, मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका बोरिंग पे उतना कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बजटरी डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी बोरिंग्स है जो करती है। जब बोरिंग्स बहुत सारी करती है तो प्राइस लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो वही मॉनेटरी प्रेशर है जो वो मार्केट में इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव है जो फुलफ़िल नहीं हो पाता।
नेक्स्ट आपके पास है लिमिटेड क्रेडिट एक्सटेंशन टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको लिमिटेड क्रेडिट है जो एक्सटेंड किया जाता है, तो उस कारण भी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनकी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम करने की जो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी है पीपल की वो बहुत हाई है, क्योंकि वो जो पैसा उसको आता है उनकी इनकम बहुत कम होती है, तो जो पैसा जो आता है उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन पे खर्च कर लेते हैं। जो जितने भी पैसे हम क्रेडिट जो है एक्सटेंड करेंगे अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, तो उनकी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम है जो वो बहुत लेस है। तो मेजर पोर्शन ऑफ द जो मनी है वो क्या करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम हाई सोसाइटी को क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैक मनी में पैसा कन्वर्ट हो गया, जबकि ज़्यादा जो पैसा है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को मिलना चाहिए ताकि वो कुछ पैसा कंज्यूम करे और कुछ पैसे को वो सेविंग की फॉर्म में कहीं लगाएं या इन्वेस्ट करें। तो इस कारण भी कि लिमिटेड क्रेडिट है जो एक्सटेंड किया जाता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, तो उस कारण भी मॉनेटरी पॉलिसी है जो इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो हेजिटेट करते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देना, एक्सटेंड करना क्रेडिट, क्योंकि वहाँ पे उनको रिस्क फैक्टर है जो ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा इंक्रीजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। तो जब तक इन्फ्लेशनरी प्रेशर मार्केट में ज़्यादा रहेगा तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तो मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा प्रेशर है इन्फ्लेशन प्रेशर है वो अगर शॉर्टेज ऑफ गुड्स के कारण और डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण हो रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुली नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती। ठीक है, तो एक रीज़न इन्फ्लेशन का बढ़ना भी है जिस कारण मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली काम है जो नहीं कर पा रही। नेक्स्ट आपके पास है मिसमैनेज्ड क्रेडिट एलोकेशन। मिसमैनेज क्रेडिट एलोकेशन जो है कि जो हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया लाइक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाला, तो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहाँ पे लो जो है रिटर्न्स है और हाई रिस्क है वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो क्रेडिट है जो प्रायोरिटी सेक्टर्स को है दिया जाता है, जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनको क्रेडिट है जो नहीं दिया जाता। प्रायोरिटी सेक्टर्स को नहीं दिया जाता, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया जाता है। इफ़ द क्रेडिट आर एक्सटेंडेड टू प्रायोरिटी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ रिस्क ज़्यादा मानते हैं और रिटर्न उसको लो मानते हैं वो। अगर हम नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ क्या है, रिटर्न है जो वो ज़्यादा है, रिस्क है जो कम है, क्योंकि वहाँ पे पैसा आने के चांसेस है जो ज़्यादा है, वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं जो क्रेडिट उन्होंने दिया है। तो मिसमैनेज्ड क्रेडिट एलोकेशन जा रही है। जो प्रायोरिटी सेक्टर है जिनको ज़्यादा क्रेडिट एक्सटेंशन मिलनी चाहिए उनको क्रेडिट एक्सटेंशन मिल नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है जो ज़्यादा है, रिटर्न है जो कम है। लेकिन जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है लाइक हम परफ्यूम्स की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, कोलगेट की बात करें, तो नॉन प्रायोरिटी जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को ज़्यादा है जो क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है और रिटर्न है जो ज़्यादा है, जो या फिर ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न भी है। तो इस लिए मिसमैनेजमेंट है जो चल रही है, जिस कारण भी मॉनेटरी पॉलिसी है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उतना एक्टिवली रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि उसका रोल सेकेंडरी, चाहे उसको मेन कंट्रोल कहा जाता है उसके हाथों में, पर उसका रोल सेकेंडरी ही रह जाता है, क्योंकि आरबीआई सिर्फ सेलेक्टिव मेजर्स या क्रेडिट कंट्रोल जो मेजर्स हमने पढ़े हैं उसके थ्रू कंट्रोल करती है। लेकिन कब करती है, जब नीड अराइज होती है। लेकिन हमेशा के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स है जो उसको फॉलो नहीं करती, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उतना अच्छा रोल है जो नहीं प्ले हो रहा। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जब से नेशनलाइजेशन हुई है बैंक्स की, उसके बाद फर्दर लिबरलाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी बैंक की, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो उतना ज़्यादा आरबीआई पे डिपेंड नहीं रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं फाइनेंस के मामले में। क्रेडिट क्रिएशन नीड्स हैं जो उनकी वो खुद से फुलफिल है जो हो रही हैं। तो इस कमर्शियल बैंक्स की जो सेल्फ डिपेंडेंस हो गई है उसके कारण जो आरबीआई है उसका कंट्रोल है जो उस पर नहीं रहा उतना। तो रिड्यूस्ड कंट्रोल होने के कारण भी मॉनेटरी पॉलिसी है जो उतनी इफेक्टिवली ढंग से लागू नहीं हो पा रही या इफेक्टिव नहीं हो पा रही।
नेक्स्ट आपके पास है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी मार्केट। तो ब्लैक मनी मार्केट बहुत ज़्यादा है, जो लैंडर्स बोरोर्स हैं जो ट्रांजेक्शन्स को सीक्रेट ढंग से करते हैं, तो जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। तो सीक्रेट एंट्री जो है उसका कब फंड्स एग्जिट हो रहे हैं, कब फंड उसमें लग रही हैं, तो उसका कोई भी जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं हो रहा। तो इसलिए भी मॉनेटरी पॉलिसी है जो इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ब्लैक मार्केट जो है वो डिसस्टेबलाइज या डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करती है डिमांड एंड सप्लाई जो इकोनॉमी में है उसके लिए। नेक्स्ट आपके पास है बेटा लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर हम बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारी कंट्री में बहुत कम है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ज़्यादा हैं डील करने के लिए, और लेकिन हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे ज़्यादा रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसलिए भी मॉनेटरी पॉलिसी है जो ज़्यादा लागू होती है। लाइक लोग व्यापारियों से, शाहूकारों से, सेठों से, उनसे ज़्यादा जो है उधार लेते हैं, तो वो सारी अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट उतनी डेवलप नहीं है, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसमें डील करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन के लिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्ट्रिक्ट लेजिस्ट्रेशंस। जो हमारा MRTP एक्ट था जिसमें मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह में कहा गया था, तो वो अब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अबॉलिश कर दी गई हैं। अमलगामेशन अब्जॉर्प्शन पे बैंकिंग है जो उन्होंने कर दिया है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अपनी मर्जी से अपने अफेयर्स हैं जो कर सकते हैं, उनमें डीलिंग कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस है जो नहीं दी जाती। तो जो RBI का रोल है वो रिड्यूस हो गया है, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद और MRTP एक्ट अबॉलिश करने के बाद स्ट्रिक्ट लेजिस्ट्रेशन है उनके ऊपर नहीं है। तो इस कारण भी जो क्रेडिट क्रिएशन है वो अकॉर्डिंग टू अपनी प्रायोरिटीज़ करता है, ना कि नेशन की प्रायोरिटी, जिसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी है जो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही। नेक्स्ट वन है बेटा नो कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। तो अभी तक हमने मॉनेटरी सेक्टर की बात किया, अगर हम नॉन मॉनेटरी सेक्टर की बात करें तो जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई है उसके बाद जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं उन्होंने नॉन मोनेटाइज सेक्टर को भी अटेंशन देनी शुरू कर दी है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ मॉनेटरी सेक्टर है जो उसको रोल देखती है, उसके लिए प्लान करती है, नॉन मॉनेटरी सेक्टर को प्रेफरेंस ही नहीं देती, जिस कारण भी ये इनइफेक्टिव रही है। तो ये थे कुछ बेटा क्रिटिकल इवैल्यूएशन के क्या नेगेटिव पॉइंट रहे हैं या क्यों मॉनेटरी पॉलिसी है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। कुछ सजेशन इसके लिए दिए हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या की जा सकती है। जब भी किसी चीज़ में सजेशन मांगे जाते हैं, जो आप लिमिटेशंस या इवैल्यूएशन क्रिटिकल किया आपने, उसी चीज़ों को अगर वो ठीक कर लेगा तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो उसी से सजेशन बनते हैं। तो देखो 1 बाय 1 थोड़े सजेशन दे रखे हैं। फर्स्ट है देयर मस्ट बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में। दूसरा जो है गवर्नमेंट का जोर होना चाहिए कि नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से बजट डेफिसिट को भरा जाए, ताकि इन्फ्लेशन है जो वो इंक्रीज़ ना हो मार्केट में। स्ट्रिक्ट कंट्रोल है राइज इन प्राइजेस के ऊपर गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट है जो वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है डिसाइड होने चाहिए इंटरेस्ट रेट। जो क्रेडिट एक्सटेंड करना है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स जिनको करना है अकॉर्डिंग टू प्लान्ड जो किया गया है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको होना चाहिए। देयर मस्ट बी सेंट्रलाइज कंट्रोल होना चाहिए RBI का मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे। एम्फेसाइज मस्ट बी मेड ऑन लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं उनको मेन लैंडिंग है जो की जानी चाहिए, उधार है जो दिया जाना चाहिए, क्रेडिट क्रिएशन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सम न्यू इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में हमने कहा था इंस्ट्रूमेंट कम है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमें ग्लोबलाइज्ड हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे हमने कम्पीट है जो करना है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने चाहिए। RBI गवर्नमेंट मस्ट बी गिवन सम पावर्स इन एडिशन टू। RBI का कंट्रोल है जो पहले से कम होता जा रहा है, तो सिर्फ उसके बाद CRR जो हमने कैश रिजर्व रेशो या स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो कही थी, वही सिर्फ उसके पास ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए और भी कंट्रोल उसके हाथ में दिया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा अगर सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए, तो मॉनेटरी पॉलिसी है जो उसको इफ़ेक्टिव किया जा सकता है। तो ये था बेटा आपका ओवरऑल चैप्टर। बहुत बार एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी है जो उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक
स्टेट एंड एक्सप्लेन द जर्नल एंड सेलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन कौन से हैं, जहाँ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस दो, जहाँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसको क्रिटिकली आप इवेल्युएट करो कि क्यों मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही, या उससे पूछ सकता है कि लिमिटेशंस क्या है मॉनेटरी पॉलिसीज़ की, वो लिखो, और सजेस्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं उसको ठीक करने के, उनके बारे में लिखो। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट नोट में, जैसे कि रेपो रेट, जो CRR रेशो क्या होती है, SLR रेशो क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो इनके बारे में शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो ये था आपका बेटा ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।